हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग की जो यूनिट सेकंड है मटेरियल एंड लेबर, उसके अंदर हम मटेरियल पढ़ रहे हैं और ये हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है। पार्ट वन मैंने करा दिया था जिसके अंदर मैंने वेरियस टेक्निक्स को डिस्कस किया था, लाइक ABC, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड मैनी मोर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेंट्री सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है। देखो, इन्वेंट्री सिस्टम ना एक मेथड है जिसका यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए स्टॉक ऑफ मटेरियल को। एक एफिशिएंट इन्वेंट्री सिस्टम इंश्योर करता है कि हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो रिगार्डिंग द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक, और ये हेल्प करता है कि ना तो कोई लॉस हो, स्टोरेज शॉर्टेज भी ना हो और ओवर स्टॉकिंग भी ना हो। अब इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर ना दो इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री मेथड है। पहला पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड सेकेंड है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब जिन लोगों ने ध्यान से अपना जो सैम वन है वो पढ़ा है, तो सेमेस्टर वन के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने पीरियोडिक परपेचुअल को ध्यान से पढ़ा होगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा समझती हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन ही पढ़ाई कर रहा होता है ना। तो कोई नहीं, मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। देखो, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक है वो सिर्फ एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ही डिटरमाइन की जाती है, वो भी फिजिकल काउंटिंग करके। एंड ड्यूरिंग द स्टॉक टेकिंग, मतलब जिस टाइम पे ये काम करा जा रहा होता है कि फिजिकल काउंटिंग करी जा रही होती है, उस टाइम पे जो नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं ना उन्हें सस्पेंड कर देते हैं और ना ही कोई मटेरियल इशू होता है और रिसीव होता है जब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। ये सिस्टम ना आपको कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता स्टॉक बैलेंस के बारे में, जिसकी वजह से अगर कोई शॉर्टेज, लॉस या एरर है ना तो वो सिर्फ एट द एंड ऑफ द पीरियड ही आप डिटेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ना पीरियोडिक का बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल ये है, और इसमें जो स्टॉक है वो रिकॉर्ड किया जाता है और अपडेट किया जाता है हर एक रिसिप्ट और इशू ऑफ मटेरियल के बाद, जिसकी वजह से आपको किसी भी डेट पे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट द स्टॉक लेवल, ठीक है। ये जो सिस्टम है ना, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है बेटर कंट्रोल को मेंटेन करने में ओवर द मटेरियल एंड अलाउ करता है कि स्टॉक जो है उसका पूरा ध्यान रखा जाए विदाउट स्टॉपिंग अ प्रोडक्शन एक्टिविटी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू। देखो, हमारे पास बहुत सारा सामान है, ठीक है। अब वो सारा सामान ना एक जैसा ही है। मान लो हमारे पास 100 शर्ट्स हैं। अब वो सारी शर्ट्स एक जैसी है, उनका कलर्स, टेक्सचर सब कुछ सेम है, ठीक है। अब आपने कुछ शर्ट जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में परचेस की, मान लो 10 शर्ट, और वो आपने परचेस की 10 रुपये पर यूनिट पे, ठीक है। आपने कुछ शर्ट जो है वो उसके बाद परचेस करी, मान लो 20 शर्ट्स, और वो आपने परचेस करी है 40 रुपये पर यूनिट पे, ठीक है। अब सारी शर्ट्स जब आपने ला के रखी तो एक ही जगह रख दी और सारी की सारी सेम थी। अब आपको कैसे पता कि आपने जो शर्ट बेची है वो 10 रुपये वाली बेची है या 40 रुपये वाली बेची है। तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ना हम कुछ अजम्पशन बना लेते हैं, और उन्हीं अजम्पशन की हेल्प से हमारे जो प्राइसिंग मटेरियल इशू मेथड्स बने हैं, जैसे कि उसमें पहला है फीफो। फीफो मेथड क्या आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले जो सामान आएगा उसको मैंने पहले बेचा, मैं ऐसा मान लेती हूँ, ठीक है। अब पता तो है नहीं, सारी शर्ट तो सेम ही है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि जो पहले आया हमने उसे पहले बेचा। तो अंडर द फीफो मेथड इट इज अज्यूम दैट मटेरियल परचेज फर्स्ट आर इशू फर्स्ट टू द प्रोडक्शन। दूसरे वर्ड में कहो कि जो ओल्डेस्ट स्टॉक है ना स्टोर में जो रखा हुआ है उसको हम पहले कंज्यूम करते हैं बिफोर द लेटेस्ट परचेज, और जो इश्यूज होते हैं आर प्राइस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ अर्लीस्ट अवेलेबल बैच। मतलब जो हमने शुरुआत की 10 शर्ट परचेस की थी ना 10 रुपीज़ पर यूनिट पे, तो जब हम कॉस्ट ऑफ मतलब इसको प्राइस करेंगे तो वो इस 10 रुपये पे करेंगे, क्योंकि हमने क्या माना है कि जो पहले परचेस किया है वो हमने पहले इशू करा है। इसकी एडवांटेजेस क्या है, तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो वैल्यू होता है रीसेंट परचेस प्राइस पे, क्योंकि जो पहले आया सामान वो पहले बिक गया, तो लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वो कौन सा होगा, लेटेस्ट परचेस वाला, है ना। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज शोन इन अ अकाउंट इज रियलिस्टिक एंड रिलायबल। दूसरा, ये जो मेथड है ये सिंपल है, अंडरस्टैंड करना और इजी टू ऑपरेट है। फीफो सूटेबल होता है जब प्राइस गिर रहा होता है, क्योंकि इससे आपका ओवर स्टेटिंग नहीं होता प्रॉफिट में। ध्यान रखना, अगर इन्फ्लेशन का टाइम है तो फीफो मेथड अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पे फीफो अच्छा नहीं होता। एट डिसएडवांटेज क्या है कि ड्यूरिंग प्राइस राइजिंग ओल्डर एंड चीपर मटेरियल आर चार्ज टू द प्रोडक्शन। दूसरा क्या, दिस रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट। अब इससे क्या होगा कि अगर आपका इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, ठीक है, और आपने अज्यूम किया है कि आप फीफो यूज़ कर रहे हो,
ओके। अब पहले वाला जो मटेरियल होगा वो तो सस्ता होगा क्योंकि तब तो इन्फ्लेशन कम था ना, अब तो इन्फ्लेशन आ गया, अब का जो आपने मटेरियल परचेस किया होगा वो महंगा होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा शो होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो तो कम होगा ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है कि जो हमने सामान बेचा उसकी कॉस्ट क्या है। अब आपने पहले इन्फ्लेशन से पहले जो सामान खरीदा था वो सस्ते में खरीदा था, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो आपकी कम हो जाएगी और प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ी हुई होगी। तो इसीलिए जब इन्फ्लेशन हो तो उस टाइम पे फीफो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। देन मैचिंग ऑफ करेंट कॉस्ट विद द करेंट रेवेन्यूज नॉट प्रॉपर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पे ये वाली चीज़ भी नहीं हो पाती है। अब एक ना हम क्वेश्चन कर लेते हैं फीफो का ताकि आपको बेटर चीज़ें समझ आ जाएं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक बार इसको ढंग से पढ़ लेते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। शो हाउ द आइटम गिवन अहेड relating to purchase and issue of raw material will be appear in a store ledger using a LIFO, FIFO and weighted average method of pricing of material issue। क्योंकि मैंने अभी तक आपको सिर्फ फीफो बताया है तो हम इस क्वेश्चन को सिर्फ फीफो मेथड से करेंगे। आगे जाके जब मैं आपको लीफो और वेटेड एवरेज पढ़ाऊंगी तो फिर उससे भी इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, आपको डेट्स दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, उसके बाद जब हमने परचेस किया है उसकी यूनिट्स और आपको अमाउंट दे रखा है। उसके अलावा जब भी हमने मटेरियल इशू करा है वो बता रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो प्राइस नहीं दे रखा क्योंकि प्राइस तो हमें खुद से देखना है। अगर हम फीफो लगा रहे हैं तो उसमें हम प्राइस खुद से एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं अभी देखो, जब मैं आपको क्वेश्चन इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ ऐसी मैंने टेबल बना ली है ना, आई होप आप सबके पास कैलकुलेटर है, क्योंकि अगर कैलकुलेटर नहीं है तो जाके उठा लो और इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करो। देखो हमारे पास ना सबसे पहले था ओपनिंग बैलेंस जिसमें 300 यूनिट थी और प्राइस था 20। तो हम यहाँ पे डेट डाल के सबसे पहले अपना ओपनिंग बैलेंस 1 फरवरी और वो चीज़ मेंशन कर देंगे। क्योंकि हमने कुछ खरीदा नहीं है तो रिसिप्ट वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ इशू नहीं किया तो उसमें भी कुछ नहीं लिखेंगे। बस जो डायरेक्ट बैलेंस वाला कॉलम है उसमें हम अपनी 300 यूनिट्स एट द प्राइस 20 मल्टीप्लाई करके आएगा 6000, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर आप देखो कि नेक्स्ट हमने 5 फरवरी को परचेस करी है 200 यूनिट एट अ प्राइस 22। तो अब रिसिप्ट वाले कॉलम में हम डेट डाल के 5 फैब और हमने क्या परचेस करा है 200 यूनिट एट द प्राइस 22, जिसका अमाउंट हमारा होगा 4400, वो लिख देंगे। अब लास्ट में जो बैलेंस वाला कॉलम है इसमें हमारी दो चीज़ लिखी जाएंगी, पहली वाली यूनिट्स उनका प्राइस, इसके साथ साथ जो हमने अभी परचेस किया वो यूनिट्स विथ प्राइस। ठीक है, इतना लिखा गया। नाउ लेट्स सी अदर एंट्रीज। अब नेक्स्ट हमने है कि हम इशू करा है हमने 150 यूनिट्स और प्राइस हमें पता नहीं है। अब देखो हमारे पास ये दो बैलेंस है, एक तो 300 यूनिट का बैलेंस है 20 रुपये पे और एक 200 यूनिट का बैलेंस है 22 रुपये पे। अब क्योंकि हम फीफो यूज़ कर रहे हैं, जो अमाउंट पहले आया होगा हमने वो पहले इशू किया होगा, तो हमने 300 वाले स्टॉक में से ही अमाउंट इशू किया होगा, बिकॉज फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब इशू वाले कॉलम में हम लिखेंगे 150 यूनिट्स और प्राइस किसका जाएगा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमने 300 यूनिट में से इशू करा है तो प्राइस भी 300 यूनिट का जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 3000। अब जो बैलेंस हमारे पास क्या बचा, देखो ऊपर वाली जो 300 में थी उसमें से 150 तो इशू कर दिया तो उसका बचा 150 एट द प्राइस ऑफ 20 और दूसरी वाली जो यूनिट है उनका टोटल प्राइस बचा। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3000 एंड 4400। ये यहाँ पे 00 है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री। हमारी नेक्स्ट एंट्री है कि हमने फिर से परचेस किए हैं 200 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ 23। तो अब यहाँ पे रिसिप्ट वाले कॉलम में हम डेट डाल के दैट इज़ 22 फैब अपनी जो क्वांटिटी है 200 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 23 उसका अमाउंट मेंशन कर देंगे। ठीक है, और बैलेंस वाले में हमारा टोटल आएगा, मतलब जो हमारी 150 यूनिट जो बची थी एट द प्राइस ऑफ 20, उसके अलावा जो 200 यूनिट हमने परचेस की थी एट द प्राइस ऑफ 22 एंड अभी वाली जो 200 यूनिट है एट द प्राइस ऑफ 23, ये सारा का सारा अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस में हम सारी चीज़ें लिखते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मैम ये 150 200 सारी यूनिट्स को ऐड करके एक प्राइस पे लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने अलग अलग प्राइस पे सारी चीज़ें परचेस की हैं तो हमें अलग अलग से उसको मेंशन करना पड़ेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री। हमारी नेक्स्ट एंट्री है कि हमने 150 यूनिट्स इशू करी हैं, ठीक है, ऑन द फैब 24। तो अब इस एंट्री को भी हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे इशू वाले कॉलम में हम डेट डाल के लिख देते हैं इट्स 24 और कितनी क्वांटिटी इशू करी है हमने
150। अब देखो क्योंकि फीफो यूज़ कर रहे हैं तो जो पहली वाली क्वांटिटी है वही इशू करी होगी, तो पहली वाली 20 रुपीज़ पे, तो प्राइस आएगा 20। तो ये 3000 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमारे पास बैलेंस क्या बचा, एक तो 200 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 22 एंड 200 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 23। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस एंड दिस 4600। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री, हमारी नेक्स्ट एंट्री है कि हमने फिर से इशू करी है 200 यूनिट्स। तो अब यहाँ पे डेट डाल के 28 हम इशू वाले कॉलम में लिख देते हैं कि हमने कितनी यूनिट इशू करी है, 200 यूनिट इशू करी है। अब देखो प्राइस क्या होगा, तो लास्ट हमारी एंट्री क्या थी, यहाँ पे बैलेंस आप देख सकते हो कि हमारे पास 200 यूनिट्स बची थी एट द प्राइस ऑफ 22 और 200 यूनिट बची थी एट द प्राइस ऑफ 23। अब हम फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, पहले कौन सी यूनिट आई थी, ये वाली है ना, तो जब हम इशू करेंगे तो ये वाली यूनिट पहले यूज़ करेंगे, तो इनका प्राइस क्या है 22। तो अब यहाँ पे हम जो प्राइस लिखेंगे दैट इज 22, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 4400। अब हमारे पास बैलेंस में क्या बचा, सारी यूनिट तो इशू हो गई, बस एक ही यूनिट्स बची है 200 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ 23। तो बैलेंस हमारे पास आ गया 4600। अब देख लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है। हमारी नेक्स्ट है कि शॉर्टेज है 5 यूनिट का। अब देखो शॉर्टेज जो है ना उसको हम कैसे लिखते हैं, शॉर्टेज को हम ये मानते हैं कि ये जो शॉर्टेज है ना इसे हमने इशू ही करा है क्योंकि अमाउंट हमारा कम हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फैब 28 की डेट डाल के जितनी शॉर्टेज है 5 यूनिट की शॉर्टेज है उसको लिख देते हैं, इसकी एंट्री कर देते हैं। तो फैब 28 शॉर्टेज कितनी है 5 यूनिट की। अब हमारे पास क्या ही बचा है, प्राइस 23 वाली बची है ना, तो अब हम प्राइस 23 पे इसको लिखेंगे, इसकी एंट्री करेंगे एंड वी विल गेट 115। अब हमारे पास बैलेंस पे कितनी यूनिट बच गई, 200 यूनिट में से 5 यूनिट तो हमने यहाँ पे इशू में लिख दी, तो बची 195 सॉरी, तो 195 को 23 पे लिख देंगे 4485। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो फीफो वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है एंड आप इसे देख सकते हो कि आपका जो एंडिंग बैलेंस है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज लीफो। लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। मतलब ये एज्यूम करता है कि जो मटेरियल लास्ट में आया है ना उसको हमने पहले इशू करा है फॉर अ प्रोडक्शन, और इसीलिए क्या होता है जो लेटेस्ट परचेस प्राइस है ना वो प्रोडक्शन में चार्ज हो जाता है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा ओल्डर मटेरियल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बनता है। अब इसकी एडवांटेज क्या है, तो देखो एडवांटेज क्या है कि जो मटेरियल है वो इशू होता है करंट मार्केट प्राइस पे, जिससे जो लेटेस्ट परचेस है वो फर्स्ट यूज हो जाती है। ये इंश्योर करते हैं कि बेटर मैच हो सके करंट कॉस्ट का करंट रेवेन्यू के साथ। इसके साथ साथ अगर प्राइस बढ़ रहा है मतलब अगर इन्फ्लेशन का टाइम है तो उस टाइम पे लीफो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट कम करके दिखाता है और हमारा जो टैक्स बर्डन है वो भी कम हो जाता है। नाउ मूव टू द डिसएडवांटेज ऑफ द लीफो। तो पहला क्या है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओल्डर परचेस प्राइस पे वैल्यू होता है। क्यों, क्योंकि जो लास्ट में आया उसको तो हमने पहले प्रोडक्शन के लिए इशू कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या बचा होगा, जो पुराना स्टॉक है आउटडेटेड। ठीक है, इन्वेंट्री जो अकाउंट में शो होती है वो अंडर वैल्यू शो होती है। क्यों, क्योंकि देखो मान लो इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है तो जो पहले अमाउंट आया, जो लास्ट में अमाउंट आया था उसको, जो लास्ट में मटेरियल आया था उसको हमने पहले इशू कर दिया, तो बाद में जो बचेगा वो कौन बचेगा, वो वाला जो सबसे स्टार्टिंग में हमने खरीदा था। अब इन्फ्लेशन उस टाइम पे तो नहीं था तो उसकी कॉस्ट तो कम होगी, है ना, उसकी कॉस्ट तो कम होगी, तो इसलिए इन्वेंट्री का अकाउंट जो होता है वो अंडर वैल्यूड होता है। और ओल्ड स्टॉक में रिमेन इन स्टोर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब एक ना क्वेश्चन कर लेते हैं लीफो का, ताकि हमें सारी चीज़ें ढंग से समझ आ जाए। अब देखो मैंने ना ये सेम ही क्वेश्चन लिया है जो हमारा पहला वाला था। पहले हमने इसे फीफो से सॉल्व किया था, लेकिन इस बार हम इसे लीफो से सॉल्व करेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता चले। तो देखो पहली एंट्री हमारी ओपनिंग बैलेंस की है 300 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 20, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट फैब डेट डाल के, और हमारा क्योंकि ना हमने कुछ इशू किया है ना ही कुछ खरीदा है तो डायरेक्टली बैलेंस वाले कॉलम में लिख देंगे 300 एट द प्राइस ऑफ 20, जो कि हमारा 6000 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री पे हमने परचेस किया है 200 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 22, तो डेट डाल देते हैं, हमारी डेट है 5 फैब की। ठीक है, और हमने परचेस किया है कितनी यूनिट, 200 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 22, जिसका अमाउंट है 4400। अब हमारा टोटल बैलेंस कितना हो गया, एक तो हमारे पास 300 यूनिट थी पिछली वाली, ठीक है, और इस बार की हमारी 200 यूनिट और आ गई 22 प्राइस पे। देखो यहाँ तक ना जैसा लीफो में था वैसा ही फीफो में है, बट अब जब इशू वाली बात आएगी तो चीज़ें चेंज होंगी। यहाँ पे हमने इशू किए हैं 150 यूनिट। ठीक है, तो देखो हमने इशू किया कितनी यूनिट, डेट डाल देते हैं यहाँ पे 11 फैब को, 11 को
150 यूनिट हमने इशू करी है, ठीक है। अब आता है प्राइस। देखो हम कर रहे हैं लीफो, मतलब लास्ट में जो आएगा वो हमने पहले इशू किया होगा। तो लास्ट में कौन सी यूनिट आई है, 200 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 22। तो हमने इसमें से ही अपना पहले इशू करा होगा। तो यहाँ पे प्राइस हमारा 20 नहीं होगा, 22 होगा, बिकॉज इट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट हो जाएगा 3300। अब बैलेंस में हमारे पास क्या बचा कि ऊपर वाली तो 300 यूनिट एज इट इज़ बच जाएंगी, है ना, और जो नीचे वाली यूनिट है उसमें से हमारी सिर्फ 50 यूनिट बचेंगी एट द प्राइस ऑफ 22, जो कि 1100 हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री। हमारी नेक्स्ट एंट्री है कि हमने फिर से परचेस किया है 200 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 23। तो चलिए इसको भी मेंशन कर देते हैं। कौन सी रेट पे हमने परचेस किया है, 22 फैब पे हमने परचेस की है 200 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 23, जिसका अमाउंट हो गया 4600। तो अब हमारे पास बैलेंस में क्या क्या बचा होगा, एक तो स्टार्टिंग की 300 यूनिट बची है एट द प्राइस ऑफ 20, ठीक है। उसके बाद हमारी 50 यूनिट बची है एट द प्राइस ऑफ 22 एंड 200 यूनिट जो अभी हमने परचेस किया एट द प्राइस ऑफ 23। इनका अमाउंट हो जाएगा 6000, देन 100, और उसके अलावा जो अभी वाला अमाउंट हमारा है वो लिख देंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है कि हमने फिर से इशू किया है मटेरियल, 150 यूनिट हमने इशू करी है। तो आ जाते हैं अपनी एंट्री पे। कौन सी डेट पे इशू करा है, 24 फैब पे। 24 फैब पे हमने इशू करी है 150 यूनिट। अब देखो ये चल रहा है लीफो, तो लास्ट में जो आया वो हम पहले इशू करेंगे। तो इस 200 यूनिट में से हमने 150 यूनिट इशू करी होंगी, और प्राइस कितना रहेगा, क्योंकि लास्ट वाली यूनिट का प्राइस कितना है 23, तो प्राइस रहेगा 23। तो अमाउंट हो गया 3450। अब बैलेंस में हमारे पास क्या बचेगा, तो पहले की 300 यूनिट बचेंगी, उसके बाद 50 यूनिट ये बचेंगी, एंड अब जो 200 यूनिट में से 150 चली गई तो उसके बाद 50 यूनिट ये एट द प्राइस ऑफ 23 बचेंगी। तो हमारे पास अमाउंट आएगा 6100 एंड 50 इंटू 23 1150, ठीक है। इतनी एंट्री हो गई। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है कि हमने फिर से इशू करा है अमाउंट ऑफ 200, और ये हमें अब इसकी एंट्री करनी है, और डेट है 28 फरवरी। तो अब इस एंट्री को हम कर देंगे, डेट थी हमारी 28 फरवरी और हमने इशू कितनी करी है, टोटल 200 यूनिट, ठीक है। अब मैम इसका प्राइस क्या होगा, तो देखो यहाँ पे बहुत ही देखने वाली चीज़ है। हमारे पास लास्ट की जो यूनिट्स बची हैं वो 50 ही है, तो इसका मतलब ये तो पूरी चीज़ नहीं कर पाएगा, हमें आगे भी कुछ इशू करना पड़ेगा, है ना। तो 50 यूनिट तो ये वाली इशू हो गई, उसके बाद 50 यूनिट ये वाली इशू हो गई, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ, ये तो 100 हुई, हमें तो 200 करनी है। तो हम 100 यूनिट इस 3000 वाले अमाउंट में से इशू करेंगे, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ लिख के बता रही हूँ। 50 यूनिट कौन सी हो गई हमारी, जो 23 वाली थी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख देती हूँ। 50 यूनिट वो हो गई जो हमारी 23 वाली थी, 50 यूनिट हमारी वो हो गई जो हमारी 22 वाली थी, और 100 यूनिट हमारी वो हो गई जो हमारी 20 वाली थी, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं अमाउंट लगाऊं तो यहाँ आएगा 1150, यहाँ पे 1100 एंड दिस अमाउंट इज 2000, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस क्या बचा है। तो बैलेंस में क्या ही बचा होगा, ये सारी यूनिट तो इशू हो गई, इस 300 में से भी 100 इशू हो गई, तो बस अब हमारे पास 200 यूनिट बची होंगी एट द प्राइस ऑफ 20। तो वही अब हम लिख देंगे। तो हमारे पास बैलेंस में बचा है 200 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 20, जिसका अमाउंट हमारा कितना है 4000, ठीक है। नाउ मूविंग टू द लास्ट एंट्री कि हमारे पास शॉर्टेज है कितनी, 5 की शॉर्टेज है। मैंने आपको फीफो में बताया था कि अगर ये शॉर्टेज होती है तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, याद करो, हम इसे इशू वाले टर्म में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ इशू में हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमने 5 यूनिट इशू करी और प्राइस क्या बचा है, अब तो यही बचा है स्टॉक के अंदर, तो प्राइस क्या है 20, ठीक है, एंड दिस अमाउंट इज 100। अब बैलेंस में क्या जाएगा, तो 200 में से 5 यूनिट भी चली गई तो बची 195 यूनिट, लेकिन ये 195 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 20 बची है, तो हमारे पास बैलेंस हो गया 3900। देखो जब हमने फीफो किया था तो हमारे पास यूनिट तो इतनी बची थी 195, लेकिन कौन से अमाउंट पे बची थी, एट द प्राइस ऑफ 23, बट यहाँ पे हमारे पास बची है एट द प्राइस ऑफ 20। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज एवरेज मेथड। अब देखो एवरेज में ना आपके दो तरह के एवरेज है, एक है आपका सिंपल एवरेज और दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। और क्योंकि आपके सिलेबस में वेटेड एवरेज मेथड ही है तो हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे।
देखो वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे जो इशू प्राइस है ना, अभी इशू प्राइस हमने फीफो में क्या अज्यूम किया था कि जो पहले आया वही हमारा पहले जाएगा, तो इशू प्राइस वही है। लीफो में क्या गया था, जो लास्ट में आया वो पहले इशू होगा, तो वही हमारा इशू प्राइस है। बट वेटेड एवरेज में हम इशू प्राइस को कैलकुलेट करते हैं कैसे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है ना उसको डिवाइड करते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल से, और जो प्राइस आता है वही हमारा इशू प्राइस होता है। लेकिन तब तक हमारा नया परचेस ना हो जाए। अगर हमारी नई परचेस हो गई है तो फिर हम नया एवरेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, तो देखो ये हमारे किसी एग्जैक्ट करंट मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि हम तो एवरेज प्राइस ले रहे हैं, है ना। ये सुटेबल नहीं होता जहाँ पे हमें प्रिसाइज कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और बार बार इशू प्राइस कैलकुलेट करने से क्लैरिकल का जो वर्क है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन इसकी कुछ एडवांटेज भी है। अब वो क्या है कि ये स्मूथ आउट कर देता है प्राइस फ्लक्चुएशन को। क्यों? क्योंकि ये तो एवरेज ले रहा होता है ना सारी कॉस्ट का। इसके साथ साथ इशू प्राइस स्टेबल और लॉजिकल होता है, क्योंकि एक्सट्रीम वेरिएशन को अवॉइड कर दिया जाता है, बिकॉज वी आर टेकिंग एवरेज। ये मेथड सिंपल और प्रैक्टिकल है रेगुलर यूज के लिए, और ये वाइडली एक्सेप्टेड है इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब वही वाला क्वेश्चन अब वेटेड एवरेज से करते हैं। देखो अब इस वाले क्वेश्चन में हमारी पहली एंट्री थी कि हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा, 300 यूनिट्स है एट द प्राइस ऑफ 20। तो इसको हमें डायरेक्टली ऐसे ही मेंशन करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, सिंपल तरीके से मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस 300 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 20, जिसका अमाउंट है 6000, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री, हमारी दूसरी एंट्री कि हमने परचेस करी है एट द प्राइस ऑफ 200, हमने परचेस करा है 200 क्वांटिटी, ठीक है, एट द प्राइस ऑफ 22। तो अब क्योंकि परचेस करा है तो ये रिसिप्ट वाले कॉलम में आएगा, तो रिसिप्ट वाले कॉलम में हम डेट डाल के, यहाँ फर्स्ट था, यहाँ 5 फरवरी, हमारी कितनी यूनिट थी 200 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 22, ठीक है, 4400 हमारा अमाउंट आ गया। अब ये जो बैलेंस वाला कॉलम है ना, यहाँ पे हम अलग अलग यूनिट रिकॉर्ड नहीं करते, हम टोटल रिकॉर्ड करते हैं। 300 यूनिट प्लस 200 यूनिट इज 500 यूनिट, ठीक है। अब मैम प्राइस क्या होगा, तो देखो अब हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे कैसे, जो हमारा फॉर्मूला था ना कि टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो हमारे स्टॉक का टोटल अमाउंट कितना था, देखो यहाँ पे कितना है 6000 प्लस 4400, तो इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 10400, और इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट से। टोटल यूनिट कितनी थी 500, ठीक है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा दैट इज 20.80। अब ये जो 20.80 है ना, इसी पे हम इस 500 यूनिट को रिकॉर्ड करेंगे। तो 500 यूनिट इंटू 20.80 हमारे पास अमाउंट आ गया दैट इज 10,400, ठीक है। ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री, हमारी नेक्स्ट एंट्री है कि हमने इशू करे हैं 150 यूनिट, ठीक है। तो अब इशू वाले कॉलम में हम डायरेक्टली लिख देंगे 150 यूनिट। अब हमें प्राइस को डिटरमाइन करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है प्राइस क्या है 20.8, तो बस हम उसी को लिख देंगे दैट इज 20.8। हमारे पास अमाउंट हो गया 3120। अब कितना बैलेंस हमारे पास बचेगा, देखो 500 यूनिट में से 150 यूनिट हमने इशू कर दी, कितना बचा 350, और किस प्राइस पे बचा, सेम 20.8, तो इसको हमारा अमाउंट बच जाएगा 7280। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री कि हमने फिर से परचेस करी है कितनी 200 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 23, ठीक है। तो अब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि रिसिप्ट क्या रिसिप्ट है हमारी, दैट इज 22 फैब को हमने क्या किया है 200 यूनिट परचेस की है एट द प्राइस ऑफ 23, जिसका अमाउंट है 4600। अब देखो हमारी कितनी हो गई यूनिट, 350 तो ये थी, 200 ये हो गई, तो टोटल मिला के कितनी हो गई 550। और अब हमें प्राइस दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक दूसरी परचेस नहीं होती तब तक पहला वाला प्राइस चलता है। अब दूसरी परचेस हो गई है तो अब हमें नया प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बारी मैं यहाँ पे इसको रफ कर देती हूँ ताकि स्पेस हो जाए, और फिर हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा सेम ही है जो हमने पहले लगाया था कि टोटल अमाउंट जो होगा उसे डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी से। तो टोटल अमाउंट इस बार हमारा कितना है दिस, और टोटल क्वांटिटी कितनी है 550। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे ना आपके पास आएगा 21.60। तो अब हमारा जो नया प्राइस है दैट इज 21.60।
अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एट द प्राइस ऑफ 21.6, ठीक है। तो जब आप इसे 21.6 पे रिकॉर्ड करोगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 11,880। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री। हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है कि हमने फिर से इशू करा है 150 यूनिट एट द डेट ऑफ 24। तो इसको भी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एट द डेट ऑफ 24 हमने इशू करी है कितनी, 150 यूनिट, 150 यूनिट। और इशू प्राइस क्या होगा, वही जो अभी हमने कैलकुलेट करा है 21.6। तो अमाउंट हमारे पास हो जाएगा 3240। अब बैलेंस में कितना बचा, 550 में से 150 इशू कर दिया तो बैलेंस बचा 400, ठीक है, एट द प्राइस ऑफ 21.6। तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 8640। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री की हमने फिर से इशू करी है 200 यूनिट, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, इसको भी एंट्री कर देते हैं। 28 फरवरी को हमने फिर से इशू करी है 200 यूनिट। और 200 यूनिट इशू करी है किस प्राइस पे, यही प्राइस होगा क्योंकि जब तक नई परचेस नहीं होती तब तक तो हम सेम ही प्राइस यूज़ करते हैं। तो 21.6 पे हमने ये इशू करा है और हमारी वैल्यू हो जाएगी 4320। अब बैलेंस का अमाउंट कितना बचा, 400 में से 200 यूनिट इशू कर दी तो बची 200 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 21.6। तो बैलेंस अमाउंट बचेगा 4320। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री। जो लास्ट एंट्री हमारी है कि हम शॉर्टेज है 5 यूनिट की। तो इसका मतलब क्या है कि अब इशू वाले कॉलम में हम 5 यूनिट लिखेंगे एट द प्राइस ऑफ 21.6, जिसकी वैल्यू आएगी 108। तो अब हमारे पास बैलेंस क्या बचा, 195 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 21.6, ठीक है, जो कि हमारा अमाउंट हो गया 4212। तो ये हमारा एंडिंग बैलेंस अमाउंट आ गया। अब आपको मैंने तीनों मेथड करा दिए, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यूनिट तो हमारी उतनी ही बची है 195, लेकिन जो अमाउंट है वो चेंज है, वैल्यू हमारी चेंज है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मटीरियल लॉसेस। अब मटीरियल लॉसेस क्या होता है, देखो जब भी हम कोई प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ना, कोई भी प्रोसेस कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें कुछ मटेरियल, कुछ प्रोडक्शन मेथड या इनएफिशिएंसी की वजह से थोड़ा बहुत लॉसेस हो ही जाता है। अब इस लॉसेस को ना हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लाइक वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर में मैंने रिपीटेटिवली इनके बारे में क्वेश्चंस देखा है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। अब डिटेल में ना एक एक करके पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ वेस्ट, व्हाट इज़ स्क्रैप एंड अदर थिंग। तो देखो वेस्ट क्या होता है, वेस्ट वो पोर्शन होता है रॉ मटेरियल का जो हमारे प्रोसेसिंग प्रोसेस में लॉस्ट हो जाता है और इसकी कोई भी रिकवरेबल या सेल्स वैल्यू नहीं है। मतलब वेस्ट को जाके मैं बाजार में नहीं बेच सकती हूँ, कुछ भी पैसे मेरे को इसमें नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे इवोपरेशन ऑफ लिक्विड, स्मोक और गैस लॉस ड्यू टू श्रिंकेज। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन तो ट्रीटमेंट पे ही आया है। देखो अगर नॉर्मल वेस्ट है, नॉर्मल वेस्ट क्या है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में इतना वेस्ट होता ही है, ये सबको पता है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल वेस्ट है तो उसको हम जो यूनिट प्रोड्यूस हुई है उन्हीं की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करा देते हैं। मान लो हमारी यूनिट 100 रुपीज़ की थी, बट क्योंकि नॉर्मल वेस्ट हो गया तो अब हम जो अपनी यूनिट का प्राइस है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और 110 कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर एबनॉर्मल वेस्ट है, मतलब वो इनएफिशिएंसी या एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से हुआ है, तो उसको हम कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे और इसका बर्डन गुड्स प्रोड्यूस पे नहीं पड़ता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है, तो देखो स्क्रैप ना इंसिडेंटल रेजिड्यू होता है। मतलब मान लो आपने ना मेटल का कुछ काम कर रहे थे तो मेटल का थोड़ा बहुत कट ऑफ बच गया या ट्रिमिंग का कुछ पोर्शन बच गया या कि ब्रोकन कंपोनेंट बच गया, लेकिन स्क्रैप ना सेलेबल होता है। मतलब थोड़े बहुत पैसे आपको इसके मिल जाएंगे जब आप इसे बाजार में बेचने जाओगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला कि जो स्क्रैप है वो सेलेबल है। जब आप इसे सेल करोगे तो कुछ पैसे आएंगे। अब या तो उस पैसे को आप क्रेडिट साइड में डाल सकते हो कोस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो मटेरियल कॉस्ट की वैल्यू थी उसमें से सेल्स वैल्यू को डिडक्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। मतलब मान लो मेरा जो सामान था वो 100 यूनिट्स का बना था, कॉस्ट उसकी 100 यूनिट आई थी, लेकिन क्योंकि मेरा जो ये सेलेबल वैल्यू है वो कुछ अमाउंट में हो गया, मैंने स्क्रैप जाके बेचा और उसकी कुछ सेलेबल वैल्यू मुझे मिल गई, तो अब मैंने अपने यूनिट्स का जो प्राइस है, यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो कम कर दी। कितनी, 100 से मैंने 90 कर दी। तो एक तो ये मेथड है और एक है कि हम डायरेक्टली से कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज स्पॉइलेज। स्पॉइलेज क्या होता है,
तो देखो, कुछ गुड्स ना हमारे डैमेज हो जाते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है, और इनको हम रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते। देखो, कुछ डैमेज हुआ तो कुछ तो ऐसे डैमेज होते हैं कि जिन्हें हम थोड़ा सा और काम करके कुछ रेक्टिफिकेशन करके बेच सके, लेकिन कुछ ऐसे डैमेज होते हैं कि उनका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, और अब तो उन्हें बेचा भी नहीं जा सकता। अब स्पॉलेज के रीज़न क्या होते हैं कि फॉल्टी प्रोडक्शन प्रोसेस, पुअर क्वालिटी मटीरियल या इनएफिशिएंट सुपरविजन। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर नॉर्मल स्पॉइलेज है तो उसे तो हम यूनिट जो प्रोड्यूस करी है उसमें चार्ज कर देते हैं, लेकिन अगर एबनॉर्मल है तो जो कोस्टिंग P&L अकाउंट है वहाँ पे डाल देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव क्या होता है? देखो, डिफेक्टिव वो गुड्स होते हैं जो स्टैंडर्ड क्वालिटी को मीट नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल ख़राब हो गए, ख़राब नहीं हुए। अगर हम इस पर थोड़ा सा वर्क करें, थोड़ा सा रेक्टिफाई करें, तो ये स्टैंडर्ड को मीट कर जाते हैं और हम इन्हें बेच पाते हैं, मतलब ये सेलेबल कंडीशन में हो जाते हैं। नेचर ऑफ डिफेक्टिव क्या होता है कि दे आर नॉट कंप्लीटली यूजलेस, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू गुड्स यूनिट थ्रू द फर्दर प्रोसेसिंग, बट उसकी एडिशनल कॉस्ट आती है क्योंकि हमें उन पर रीवर्क करना पड़ता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, अगर नॉर्मल डिफेक्टिव है तो उसे हम चार्ज कर देंगे प्रोडक्शन ओवरहेड में, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज करेंगे। बट अगर एबनॉर्मल डिफेक्टिव है तो उसे हम कोस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे। तो इसी के साथ आपका मटेरियल होता है खत्म। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आपको ये नोट्स परचेस करने हैं तो आप गूगल फॉर्म से परचेस कर सकते हो, और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।